नमस्कार साथियों, टेक ट्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में टफल की जो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था सिलेबस के बारे में, मीन्स यूनिट 2 का सिलेबस क्या क्या है। आज हम उस सिलेबस में आगे चलेंगे। जो आपका पहला था यूनिट 2 में पहला टॉपिक था रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। ये तो पूरी यूनिट है आपकी, उसी में जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है उसका ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन डायग्राम, जो भी कह सकते हो आप। फिर क्लीन्स थ्योरम, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम यूनिट 2 की बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। एक्चुअली ये होता क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और रेगुलर लैंग्वेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लैंग्वेज, आपको तो पता ही है लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप जानते हो। और लैंग्वेज को हम सिंपली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और किसी भी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्चुअल में है क्या, अगर हमारी कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम कोई एल्जेब्रिक मेथड यूज़ कर लें तो हम कहेंगे कि ये उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एल्जेब्रिक मेथड है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ये क्या है, एक एल्जेब्रिक वे है, एल्जेब्रिक मेथड है। ये एक एल्जेब्रिक मेथड है, किसको रिप्रेजेंट करने का, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसका मतलब अगर ई कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो जो इस ई को जनरेट करने वाली लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज ऑफ ई, ये आपकी जो लैंग्वेज होगी ये रेगुलर होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन, हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे एक्सप्रेशन में कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें कुल 3 ही ऑपरेटर यूज होने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो आपका यूनियन, दूसरा कॉन्कैटिनेशन और तीसरा क्लीन्स क्लोजर, या आप कह सकते हो क्लीन्स क्लोजर। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर यूज होने जा रहे हैं। इन तीनों ऑपरेटर्स से मिलके और कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स से मिलके आपका एक्सप्रेशन तैयार होगा। और अगर वो एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर है और जो हमारी लैंग्वेज है वो भी रेगुलर है। ठीक है, एक मेथड और समझेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के बारे में जान लें, फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज के बारे में देख लेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखते हैं। एक हो गया एक्सप्रेशन, सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे, और लैंग्वेज ये होता क्या है। जैसे हम जनरल लेमैन की बात करें, एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके थॉट्स को अगर आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो तो तुम कहोगे या आप कहोगे कि दिस इज़ माई एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग, ये आपका एक लैंग्वेज हो गया कि एक्सप्रेशन क्या है, टू एक्सप्रेस समथिंग वी विल यूज एक्सप्रेशन। और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भी वही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एल्जेब्रिक रूल यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक लॉ यूज कर रहे हैं, या एल्जेब्रिक वे है एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम कोई अगर एक एल्जेब्रिक लॉ यूज कर लें तो यही एल्जेब्रिक लॉ हमारा क्या बन जाएगा, यही एल्जेब्रिक लॉ हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हम, आप लैंग्वेज आप समझ रहे हो, लैंग्वेज क्या होती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, ग्रामर की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। और सेंटेंसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं ग्रामेटिकली, जो कि ग्रामेटिकली लिखे गए हों।
ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेज को ही हम टीओसी की लैंग्वेज में हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इन्हीं को कह सकते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी हमने रिप्रेजेंट किया हम देखते हैं जिसको कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज है। एक्चुअली में वो लैंग्वेज नहीं है, वो तो क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो तो एक्सप्रेशन है हमारा। लैंग्वेज सिंपली अगर हम ऐसे बात करें तो लैंग्वेज एक अमूर्त विषय है ना, एक अमूर्त थिंग है। ठीक है, जिसको कि आप अमूर्त और मूर्त आप समझते हो, जो कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं मूर्त। जैसे आपने कोई एक सेंटेंस लिख दिया, ये कॉन्क्रीट फॉर्म में, जैसे हमारी ये पेन है, ये कॉन्क्रीट फॉर्म में है, इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉन्क्रीट फॉर्म ना। लेकिन हमारे विचार क्या हैं, हम अपने विचार को कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं दे सकते, वो क्या है, अमूर्त। उस तरह से हमारी लैंग्वेज भी क्या है, लैंग्वेज एक अमूर्त चीज़ है ना, अमूर्त थिंग है। ठीक है, उसको अलजेब्रिक वे के थ्रू हम अगर रिप्रेजेंट कर लें तो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। और अगर हमारा जो एक्सप्रेशन ई है, इस एक्सप्रेशन ई में 3 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर। ठीक है, इन तीनों ऑपरेशन को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्सप्रेशन डीएफए या एनएफए के थ्रू रिप्रेजेंट हो जा रहा है, डीएफए या एनएफए के थ्रू। ठीक है, मीन्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई डीएफए या एनएफए एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, अगर हमारा कोई एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट कोई एक फाइनाइट स्टेट मशीन एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। और इसे अगर ये हमारा एक्सप्रेशन कोई रेगुलर है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम रेगुलर कह रहे हैं, तो जो लैंग्वेज है जो इस एक्सप्रेशन को जनरेट कर रही है, दैट लैंग्वेज विल आल्सो बी रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज भी रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें 3 ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, कुछ सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं। एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्सप्रेशन इज सिग्मा। आप क्या है, सिग्मा इज इनपुट सिंबल का एक सेट है, मीन्स ए बी जो भी आप यूज करते हो। तो आपके एक्सप्रेशन में कुछ सिंबल्स यूज होंगे और कुछ ऑपरेशंस यूज होंगे। वही हमने आपको बताया, ऑपरेशंस कौन कौन से, ये ऑपरेशंस यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लोजर। सिंबल कौन कौन से, जो भी आपके इनपुट सिंबल्स में सिंबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, उनको यूज करके अगर हम कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं और वो एक्सप्रेशन डीएफए और एनएफए के थ्रू रिप्रेजेंट हो जा रहा है, मीन्स उसके इक्विवेलेंट हम डीएफए या एनएफए डिजाइन कर ले रहे हैं, देन आवर एक्सप्रेशन इज नोन एज रेगुलर एक्सप्रेशन। और जिस लैंग्वेज को ये एक्सप्रेशन हमारा जिस लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो आई थिंक रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे, जो आपके सिलेबस का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ट्रांजिशन ग्राफ। तो आपको पता चल गया कि आपका जो लैंग्वेज है या आपका जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर कब कहा जाएगा, जब उस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट कोई एक डीएफए या एनएफए एग्जिस्ट कर रहा हो। सपोज कर लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन ई है, कुछ इस तरह का, ए प्लस बी का क्लोजर। ठीक है, क्लोजर का मतलब, अब यहाँ पर 3 ऑपरेशन है, इन 3 ऑपरेशन को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तीनों ऑपरेशन कौन कौन से हैं, पहले तो ऑपरेशंस हम देख लेते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, पहला यूनियन। यूनियन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम और भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक सिंबल ए है, दूसरा सिंबल बी है, अगर इन दोनों का यूनियन करना है तो बीच में अगर आपने प्लस सिंबल लगा दिया, देन दिस इज ए और बी या ए यूनियन बी, ए प्लस बी भी कर देते हो आप। ठीक है, दिस इज यूनियन ऑपरेशन। और इसको हम और क्यों कहते हैं, ए और बी मीन्स या तो ए से आगे हम ट्रांसलेट करेंगे या तो बी से आगे हम ट्रांसलेट करेंगे, दोनों में से किसी एक सिंबल को हम यूज करेंगे,
दिस इज नोन एज यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन क्या है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, जैसे ए डॉट बी, या डॉट नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ हम ए और बी लिख दिए तो यहाँ अंडरस्टूड है कि बीच में डॉट है। ठीक है, तो अगर ये डॉट यूज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड। एंड मीन्स अगर आपको ट्रांजिट करना है तो यू हैव टू यूज ए एज वेल एज बी, मीन्स दोनों को यूज करना होगा, ए एंड बी दोनों को यूज करना होगा, तभी आप आगे ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे तभी आप आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है क्लोजर या क्लींस क्लोजर कहते हैं। क्लोजर का मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट करने का मतलब सपोज अगर आपने ए स्टार लिख दिया, ठीक है, ए स्टार अगर आपने लिख दिया तो स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ए का इनफाइनाइट टाइम तक सेल्फ लूप, या आप कह सकते हो इसको सेल्फ लूप। ठीक है, ये आपका सेल्फ लूप है। ठीक है, ए इनफाइनाइट टाइम तक आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, या आप सेल्फ लूप ना कह के आप इसको कहो कि इनफाइनाइट रिपीटिशन ऑफ ए, इनफाइनाइट ए। ठीक है, ए स्टार इनफाइनाइट ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो वही आपका लूप ही हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इनफाइनाइट ए लिख दिया तो समझ में आएगा कि हाँ ये आपका ए स्टार है। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशन आपके एक्सप्रेशन में यूज होने हैं विथ सम सिंबल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है इसको हम देखेंगे। ट्रांजिशन ग्राफ क्या है? आपका अभी आपने देखा कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन या डीएफए, अगर हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का कोई डीएफए जनरेट कर सकते हैं तो हम कहेंगे, सॉरी गलत हो गया, अगर किसी एक्सप्रेशन का हम डीएफए जनरेट कर लें तो हम कहेंगे कि ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमारा गोल क्या रहेगा? अगर हम किसी एक्सप्रेशन को रेगुलर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या कर लें? उसका डीएफए डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो डीएफए डिज़ाइन करने का मतलब हम डीएफए का क्या डिज़ाइन करेंगे? या तो हम ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करें या तो ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करें। तो अगर हम किसी दिए गए एक्सप्रेशन का ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर लें, दैट विल बी नोन एज ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है, ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आप सपोज कर लीजिए। तो अब इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है? ट्रांजिशन ग्राफ डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे? एक तो हम इनिशियल स्टेट ले लेंगे क्यू नॉट, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और दूसरा ले लेंगे फाइनल स्टेट क्यू एफ, जहाँ पर एंड करेंगे, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक साथ लिख लेंगे ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ए प्लस बी और दूसरा डॉट सी। तो यहाँ से हम बीच में एक और इंसर्ट कर लें, एक स्टेट इंसर्ट कर लेते हैं Q1, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम ट्रांसमिट हो रहे हैं तो a प्लस बी यहाँ लिख दिया हमने, और आगे QF के लिए हमने क्या लिख दिया? QF के लिए हमने लिख दिया C। ठीक है, अब a प्लस बी मीन्स a और b, तो हम यहाँ से Q0 से या तो A से पहुँच रहे हैं कहाँ पर? Q1 पर, या तो B से पहुँच रहे हैं Q1 पर, और फिर ये आपका QF है, ये क्या बन गया? ये C पर हम पहुँच रहे हैं, C से हम QF पर पहुँच रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया? दिस इज नोन एज ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांजिशन ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। एक और देख लेते हैं, A क्लोजर B डॉट C प्लस D। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और भी हो सकता है, या तो यहाँ पर दो ही लीजिए, अब बहुत ज़्यादा मत लीजिए, 2 ही 3 सिंबल्स इनपुट में यूज़ होते हैं। तो A प्लस B इंटू C का क्लोजर। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? इसका ट्रांजिशन ग्राफ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो Q0
से हम क्या करें, क्यू एफ पर चले जाएं। किससे, आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है ई, ये आपका सपोज कर लीजिए ई है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करके आगे चलते हैं। चलिए, ये आपका हो गया Q1, यहाँ से आ गया आपका ए, और यहाँ QF पर क्या मिला आपको, बी इंटू सी का क्लोजर, ठीक है। तो चलिए, अब क्या करना है, यहाँ पर एक पार्ट और इंसर्ट करना होगा। ओह सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस है ना, प्लस है तो दिस वन और दिस वन, यहाँ पर स्ट्रेट ना इंसर्ट होके नया पाथ डिज़ाइन होगा। ये आपका हो गया ए और बी डॉट सी स्टार, कुछ इस तरह से होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा चेंज था। यहाँ पर दिस वन ए प्लस मीन्स और बी डॉट सी क्लोजर, ठीक है। तो बी डॉट सी क्लोजर अलग हो गया, और मीन्स या तो आप इससे आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं या तो इससे ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए हमको दो अलग अलग पाथ डिज़ाइन करना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी प्लस आए यहाँ पर आपको क्या करना है, पाथ को इंसर्ट करना है, न्यू पाथ ना, न्यू पाथ इंसर्ट करना है, ना कि न्यू नोड, ठीक है। और अगर जहाँ डॉट आए, डॉट आने पर आपको क्या करना है, न्यू नोड इंसर्ट करना है, या आप कह सकते हो न्यू स्टेट इंसर्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर प्लस मिल रहा है तो न्यू पाथ, और अगर स्टार मिल रहा है तो न्यू नोड, ये इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इससे हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से डॉट मिल रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से न्यू नोड इंसर्ट करना है। तो एक नया नोड हम Q1 इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर QF है ही, ये आपका हो गया A और ये दूसरा हो गया B, ठीक है। और यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसका मतलब यहाँ भी एक और नया नोड इंसर्ट कर लें Q2। यहाँ से हम आ गए B के थ्रू, और यहाँ पर कैसे आ गए हम, C क्लोजर के थ्रू, ठीक है। ये आपका इनिशियल स्टेट। अब आपको करना क्या है, Q0 से आपने क्या किया, Q1 पर आ गए आप, Q1 पर आ गए कैसे, A से, फिर QF पर आ गए आप कैसे, फिर A से। अब Q2 के बीच में एक और इंसर्ट हो जाएगा नोड Q3, कैसे, पहले तो आप B से आएंगे और फिर B से आएंगे, ये आपका हो गया BB। और C क्लोजर का मतलब C का लूप, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन से चले जा रहे हैं और यहाँ हम दिखा दे रहे हैं C का क्लोजर को हमेशा सेल्फ लूप से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन मूव से आप चले गए यहाँ पर, और ये आपने क्लोजर दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन का अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका आप ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करके देखना है और ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्लस मिल रहा है तो नया पाथ इंसर्ट करना है, डॉट मिल रहा है तो नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन्स थ्योरम, ठीक है। हमने आपको बता दिया अभी अभी क्लीन्स थ्योरम, लेकिन नाम नहीं बताया उसका। क्लीन्स थ्योरम ये कहता है कि क्लीन्स थ्योरम क्या कहता है, क्लीन्स थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन रेगुलर है then there exist NFA or DFA, means finite automata, to represent this regular expression, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसी को हम कहते हैं क्लीन्स थ्योरम। अभी अपने डेफिनेशन में भी देखा कि अगर कोई लैंग्वेज या कोई एक्सप्रेशन रेगुलर है तो उस एक्सप्रेशन को रेगुलर हम कब कहेंगे, जब उस एक्सप्रेशन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर लें या उसके इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रहा हो। यही आपका क्लीन्स थ्योरम है।
क्लीन्स थ्योरम ये कहता है कि कोई अगर एक्सप्रेशन रेगुलर है तो उसका इक्विवेलेंट NFA और DFA एग्जिस्ट करता है, और वाइस वर्सा अगर कोई NFA या DFA है तो उसका हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है इसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला आपका यूनियन, अभी आपने देख लिया है यूनियन, दूसरा कॉन्कैटिनेशन और तीसरा क्लोजर। ठीक है, ये तीनों ऑपरेशंस आपके एक्सप्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लीन्स क्लोजर क्या होता है, ये तीनों ऑपरेशंस कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे इन तीनों ऑपरेटर से बाइंड अप होते हैं, और फिर उन एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से अपने DFA में या NFA में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन को DFA में कैसे कन्वर्ट करें। कल क्लास में आपको बताया था आपको करना क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, जो कि अभी आपने बना के देख लिया था। अब फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है आपका अर्डेंस थ्योरम। ठीक है, हम देख लेते हैं अर्डेंस थ्योरम क्या है और फिर उसको हम प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ बता दें कि अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई लैंग्वेज L1 रेगुलर है, L1 क्या है, रेगुलर है। ठीक है, और L2 ये भी रेगुलर है। ये दोनों लैंग्वेज अगर रेगुलर हैं तो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन और इन दोनों का क्लोजर भी रेगुलर होगा, और यही सेम चीज़ एक्सप्रेशन पर भी एग्जिस्ट करता है। E1 और E2 अगर ये दोनों रेगुलर हैं तो इसका यूनियन, इसका कॉन्कैटिनेशन और इसका क्लोजर ये भी रेगुलर होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L1 यूनियन L2, ये आपका रेगुलर होगा। L1 इंटू L2 ये भी रेगुलर होगा, और L1 का क्लोजर ये भी रेगुलर होगा, और L2 का क्लोजर ये भी रेगुलर होगा। दीज 3 आर रेगुलर। ठीक है, और एक्सप्रेशन की बात करें, अगर E1 रेगुलर है और E2 रेगुलर है तो E1 E2, E1 यूनियन E2 जो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा E, या इसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा L भी रेगुलर होगा और E भी रेगुलर होगा। ठीक है, L1 इंटू L2 जो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा L, या E1 इंटू E2, या E1 कॉन्कैटिनेशन E2 इसका इक्विवेलेंट जो E मिलेगा ये भी रेगुलर होगा और ये भी रेगुलर होगा। और अगर हम E स्टार लिखें ये भी रेगुलर होगा, E1 स्टार और E2 स्टार ये भी आपका रेगुलर ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि आगे हमको ये यूज़ करना है इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका यूनियन, उसका कॉन्कैटिनेशन, उसका क्लोजर ये क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं। उसका तीनों ऑपरेशन जो होंगे उसका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट होगा वो भी रेगुलर ही होगा। ठीक है, तो आगे हमको पढ़ना है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ये देख लेते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है अर्डेंस थ्योरम। ठीक है, अर्डेंस थ्योरम। अर्डेंस थ्योरम होता क्या है ये हम देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए 3 एक्सप्रेशन है P Q R, 3 एक्सप्रेशन है P Q R, और इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू Q प्लस RP। ठीक है, इफ दिस वन देन R विल बी इक्वल टू QP का क्लोजर। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन है। P Q R तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन है,
और इन तीनों को कुछ इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R इक्वल्स Q प्लस आर पी, देन R विल बी इक्वल टू क्यू पी का क्लोजर। मीन्स यही आपका अर्डेंस थ्योरम है। इफ R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी देन R इज इक्वल टू क्यू पी का क्लोजर। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि इफ दिस वन देन दिस विल बी। ठीक है, चलिए हम सपोज कर लेते हैं R इक्वल्स क्यू प्लस आर पी, इसी को लेके चलते हैं हम। अब सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब R की वैल्यू इसी में रख लेना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही इन इक्वेशन 1 की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, R इज इक्वल टू क्यू प्लस R क्या है, Q प्लस आर पी है और यहाँ P। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। मैथमेटिकल लॉ जो है, अलजेब्रिक लॉ, Q प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर, ये बनेगा। ये सपोज कर लीजिए इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से R की वैल्यू यहाँ से इसमें रखना है। फिर से आपको क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको, R इक्वल्स क्यू प्लस क्यू पी प्लस R इक्वल्स क्यू प्लस आर पी एंड बाहर क्या होगा, पी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, Q प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यूब, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर इस तरह से एक्सपेंड करते जाएं तो लास्ट में को क्या मिलेगा, R इक्वल्स क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब प्लस क्यू पी पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में बचेगा आपका आर पी टू द पावर n और उसके आगे भी चला जाएगा। तो अब अगर हम सब में से Q कॉमन ले लें, अब इसको हम यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिर से QP में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इन सब में से हम कॉमन लें कैपिटल Q, अगर यहाँ से कैपिटल Q कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो एप्सिलॉन बन गया या नल बन गया, नल बचा प्लस P स्क्वायर प्लस P क्यूब प्लस P पावर 4 अप टू सो ऑन। और यही आपका क्या होता है, P स्टार। P का क्लोजर क्या होता है, P का क्लोजर यही है, P का इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेशन जिसमें कि नल इंक्लूड होता है। तो अब P प्लस क्या होता है, P प्लस P स्टार में से अगर हम नल को माइनस कर दें तो ये P प्लस होता है, लेकिन P स्टार मीन्स कोई एक्सप्रेशन है उसमें से अगर हम नल को माइनस कर दें तो हम P प्लस कहते हैं उसको। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे इसको फिर से। अभी आपको यहाँ सिर्फ इतना ही समझना है कि ये क्या आपका बन गया, P स्टार बन गया, मीन्स P का इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे क्या, QP स्टार। और यही आपका अर्डेंस थ्योरम है। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, और इसी अर्डेंस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अर्डेंस थ्योरम एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपके पास 3 रेगुलर एक्सप्रेशन है P Q R, और अगर आप इन तीनों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मीन्स इफ़ R इक्वल्स Q प्लस आर पी देन R इक्वल्स क्यू पी का क्लोजर, ये होता है। और इसका प्रूफ आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।